हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसमें आए हुए पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस को उनके आंसर्स के साथ देखेंगे, जो कि आपको आने वाले यूपी पीसीएस का ही एई एग्ज़ाम या बीपीएससी का एडीओ एग्ज़ाम या अदर स्टेट्स एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपका एक बार में सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन फजल अली कमीशन को लेके पूछा था, जिसमें ये पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन। दोस्तों, फजल अली कमीशन को 1953 में फॉर्म किया गया था। इस कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं और इस कमीशन के इंपॉर्टेंट मेंबर में के एम पनिकर और एच एन कुंजारू साहब थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है 2 और 4। यही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पॉलिटी के। इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके चेयरमैन के नेम गिवन है। इसे मैच करना है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोस्तों इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके चेयरमैन जेबी कृपलानी थे। इस तरह से आप देखेंगे कि ए का ऑप्शन नंबर ए का 4 से मैच हो जाएगा, बी का 1 से, सी का 3 से और डी का 2 से, जो कि आपको ऑप्शन ए में मेंशन्ड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों 3 नए वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। इस ऑप्शन में 2 उसमें से मेंशन्ड है, जो कि सोशलिस्ट और सेकुलर है। थर्ड वर्ड कौन सा ऐड किया गया था दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन बी में मेंशन्ड है 1 और 2। यही इसका राइट आंसर होगा। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों 4 प्रेसिडेंट्स के नेम गिवन है। इसको आपको राइट क्रोनोलॉजी में सेट करना है। कौन सबसे पहले प्रेसिडेंट बना था इस दिए हुए ऑप्शन में, उसके बाद किसका नंबर आया था, उसके बाद कौन बना था। तो देखें, नीलम संजीव रेड्डी जो है, इनका टेन्योर जो है 1977 से 82 तक था, इसलिए इस दिए हुए ऑप्शन में सबसे पहले पे इनका नंबर आएगा। सेकंड पे आर वेंकटेरमन थे, जिनका टेन्योर 1987 से 1992 के बीच में था। इसके बाद तीसरे पे के आर नारायणन थे, जिनका टेन्योर 1997 से 2002 तक था। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनका टेन्योर 2002 से 2007 तक था। इस तरह आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। इस तरह के क्रोनोलॉजी सेट करने का प्राइम मिनिस्टर का भी आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। आप इस तरह के प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी को याद कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्प करेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हालांकि थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बट स्टिल इसको पॉलिटी में कंसीडर कर सकते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में पूछा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन मार्च 2025 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए दोस्तों, म्यांमार के लिए ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया था और वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। इस तरह से आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओनली 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछा है, पीआरआई से पूछा है। विथ रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट आप देखें, टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेल बी ऑफ 5 ईयर्स, जो कि बिल्कुल सही है, 5 सालों का टेन्योर होता है। दूसरा पूछा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द सीट रिजर्व्ड 1/4 ऑफ द सीट सेल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो कि गलत स्टेटमेंट है। 30% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होता है और उसी में जो रिजर्वेशन पहले से चलते आ रहा है SC ST का वो होता है, अलग से उसके लिए 1/4 सीट रिजर्व नहीं किया जाता। इसलिए इसका ऑप्शन 2 स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, ओनली 1 इसका ट्रू होगा, विच इज बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एसर्शन और रीजंस हमें मेंशन्ड है। एसर्शन में दोस्तों दिया है इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बिल्कुल सही है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। रीजन में मेंशन्ड है इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और अगर देखें आप यहाँ बिकॉज लगा करके चेक करें इसको, तो ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा राइट वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉलिटी का क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स या स्कीम्स आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, हमसे पूछा है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, उल्लास स्कीम इज द पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दीक्षा स्कीम भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है, लेकिन भारत निर्मम प्रोग्राम इसका पार्ट नहीं है। इसलिए उल्लास जो कि एक लिटरेसी प्रोग्राम है और दीक्षा भी इसी के अंदर आता है, तो उल्लास और दीक्षा दोनों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट हैं, जबकि भारत निर्मम प्रोग्राम नहीं है। इसलिए इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ओनली 3। हमें गलत वाला बताना था, तो ओनली 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो एक इनिशिएटिव को लेके पूछा है। आदि कर्मयोगी वीटा वर्जन अ रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन जून 2025। देखिए दोस्तों, यहाँ आप हिंट भी समझ सकते हैं, आदि लिखा हुआ है और कर्मयोगी भी है, तो डेफिनेटली ये आदिवासी से रिलेटेड हो सकता है। और इस बेसिस पे भी अगर आप कोई गेस करेंगे, इंटेलिजेंस गेस करेंगे या जो पढ़े भी होंगे उसको बता पाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका राइट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदि कर्मयोगी का वीटा वर्जन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ओनली 4 विच इज ऑप्शन डी। अगले पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आयरन डोम मिसाइल को लेके पूछा है जो कि डिफेंस सिस्टम में बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आप सबको मालूम होगा कि आयरन डोम मिसाइल इजराइल के पास है और ये इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी ओनली 3 हो जाएगा। अगले पॉलिटी के क्वेश्चन को देखें। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में पूछा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस तरह के क्वेश्चन से आप देख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट और फेमस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन सी मिनिस्ट्री उनको लॉन्च करती है, इसको लेके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ओनली 3। अगले क्वेश्चन में हमें मैच करने को फिर से दिया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में फाइनेंस कमीशन के जो नंबर है वो मेंशन है और लिस्ट 2 में उनके चेयरमैन। आप देखिए पीछे के भी फाइनेंस कमीशन के नाम और उनके चेयरमैन पूछा हुआ है। तो सबसे फेमस 12th फाइनेंस कमीशन सब लोग जानते हैं, डॉक्टर सी रंगराजन इसके चेयरमैन थे। इस तरह से आप 12th को फर्स्ट से लगा देंगे। और जो आपका लेटेस्ट बना था 14th, अभी तो 15th से 16th भी आ गया है, लेकिन जो 14th थे इनके चेयरमैन जो थे वो थे दोस्तों डॉक्टर वी रेड्डी। और 13th के जो चेयरमैन थे दोस्तों वो डॉक्टर विजय एल केलकर साहब थे। और 11th के चेयरमैन थे प्रोफेसर एम खुसरो। इस तरह से अगर इसका आप राइट आंसर टिक करेंगे तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1। तो देखिए ध्यान से, फाइनेंस कमीशनर और उनके चेयरमैन के नेम भी आपको मैच करने को आ सकता है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें जो पॉलिटी का पूछा गया था ग्लोबल वेज रिपोर्ट को लेके। हालांकि ये थोड़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बट स्टिल पॉलिटी में इसको मान सकते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, आप देखिए वेज की बात कर रहा है तो इसको कौन रिलीज करेगा, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करेगा दोस्तों, तो वो होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से इसको आपको याद करना होगा। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो पूछा गया है कई सारे योजनाओं को स्कीम्स को दिया है और उनको एक राइट क्रोनोलॉजी में सेट करना है। आप देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे इस पूरे पेपर में गिवन थे। तो आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए दोस्तों। देखिए जो दिए हुए ऑप्शन है इसमें से सबसे पहले जो स्कीम लॉन्च हुआ है वो ये ऑप्शन 3 है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1978 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे हम नरेगा के नाम से अब जानते हैं, हालांकि इसका जो मॉडर्न फॉर्म है वो मनरेगा के नाम से 2005 से लॉन्च हुआ, बट इस प्रोग्राम का जो बेसिक फॉर्म है स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1984 में ही। इसके बाद जो है वो जवाहर रोजगार योजना का नंबर आएगा जो 1989 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो आप देखेंगे पहला इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि पहले 3 होगा, 3 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 1 एंड देन 2। अभी देखते हैं किस ऑप्शन में मेंशन्ड है, 3 4 1 2 ऑप्शन सी में मेंशन्ड है, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए फिर से आपको क्रोनोलॉजी सेट करना है, मैचिंग करना है। 11th लोकसभा, 12th लोकसभा, 14th लोकसभा और 17th लोकसभा, इनके स्पीकर्स कौन कौन से लोग रहे हैं इसको आपको यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए 11th लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो GMC बाल योगी हैं। 12th लोकसभा के स्पीकर PA संगमा हैं। 14th लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी हैं और 17th लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो डी हो जाएगा 4 2 3 1। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिटी के क्वेश्चन को देखें। इसमें पूछा गया है विथ रेफरेंस टू क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कभी भी क्रिएट करना होता है। अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आते हैं, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो दोस्तों ये 3 सर्विस के अलावा अगर कोई चौथा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना होगा तो इसकी स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है, ऐसा आप जानते होंगे। ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर होता है। इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा राज्यसभा पास कर सकता है, बट द रेजोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ये भी ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से ही पास करना होता है तभी उसको वैलिड माना जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन में देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट डेज को हमें मैच करना है, बताना है सही मैच है या गलत मैच है। नेशनल वोटर्स डे दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे जनवरी मंथ में नहीं आता है, नवंबर में आता है। और ह्यूमन राइट्स डे भी जनवरी में नहीं होता। ये जो 2 और 3 ऑप्शन है दोनों राइटली मैच्ड नहीं है, सही मैच नहीं है, इसलिए इसमें नॉट पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 एंड 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन्ड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें हमसे बिम्स्टेक के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के कौन से मेंबर नहीं है? तो दोस्तों बिम्स्टेक के मेंबर इस गिवन ऑप्शन में से इंडोनेशिया नहीं है,
आप देखेंगे कि इंडोनेशिया जो है दोस्तों वो आपका और थाईलैंड जो है ये दोनों इसके मेंबर नहीं है, नेपाल और भूटान है, इसलिए इसका राइट आंसर जो इसके बाद अगले क्वेश्चन म्यूनिसिपैलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट सही है। द एलिजिबल एज टू बी अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज 25 ईयर्स, बिल्कुल गलत है दोस्तों। म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर होने के लिए एलिजिबल एज 21 ईयर्स है, ना कि 25। इसके बाद 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द म्यूनिसिपैलिटी इज रिजर्व फॉर वुमेन, बिल्कुल सही है। 1/3 अप्रोक्सीमेटली 30% सीटें तो उनके लिए रिजर्व होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी कुछ हमें प्रोग्राम्स के मेंशन है और वो किस ईयर में लॉन्च हुए थे उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो आप देखेंगे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2001 में आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ इंप्लॉयमेंट ट्राइसेम प्रोग्राम 1979 में, और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74 में। इसके हिसाब से ऑर्डर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका ऑप्शन 2 होगा, इसके बाद 2 के बाद जो नंबर आता है वो 4 का आएगा, उसके बाद आएगा 3 का और 1 का। दिस मीन्स 2 4 3 1 जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 2 4 3 1 ऑप्शन ए में यही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। हमारे देश में जो फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट की उसमें कौन कौन सी आती हैं। तो देखिए तीनों ये कमेटी जो मेंशन है तीनों उसके पार्ट हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तीनों हमारे देश की फाइनेंशियल कमिटीज हैं, पार्लियामेंट्री की कमेटी है ये तीनों, और इसका राइट आंसर होगा 1 2 एंड 3 ऑल। 1 2 एंड 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। इस एसर्सन में आपको दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल तीनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है डीपीएसपी, और इसका रीजन मेंशन है कि द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ये भी दोस्तों ठीक ऑप्शन है। तो एसर्सन रीजन दोनों ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे कि रीजन वाला सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से कुछ ऐसे मिशंस कुछ ऐसे स्कीम्स के नाम दिए हैं, क्रोनोलॉजी में सेट करना है। आप देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन का डोमिनेंस इस पेपर में, और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं आपको अदर एग्जाम्स के लिए भी। देखिए अटल मिशन फॉर रिजुबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक मिशन है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके अराउंड लॉन्च हुआ था। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 में लॉन्च हुआ था। जल जीवन मिशन बहुत फेमस है, 2019 में लॉन्च हुआ था, और नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में। इसके ऑर्डर में सेट करें तो सबसे पहले आपका जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन आएगा, 2 होगा, एंड देन आपका 4 आएगा, देन 1 एंड देन 3। 2 4 1 3 जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 2 4 1 3 इज द ऑप्शन नंबर सी, और इस तरह से ये आपका सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो भी इलेक्शन के रिफॉर्म्स हुए हैं वो कब कब इंट्रोड्यूस किए गए, इनका भी क्रोनोलॉजी बताना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस खूब सारे हैं। वोटर कार्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसके बाद आया था, 2 हो जाएगा। ये जो हो गया वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और नोटा को लेके, दोस्तों इसको लेके आप देखेंगे कि अलग अलग डेटा अलग अलग जगह पे है, बट स्टिल आप देखिए वीवीपैट का इंट्रोडक्शन नोटा से पहले हो चुका था। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 एंड 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन कटा हुआ है, बट इसमें ऑप्शन में आप देखते हैं तो 1 2 3 4 जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको स्टेट्स के फॉर्मेशन ईयर के साथ बताने हैं। तो देखिए आपके पास 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, कौन सबसे पहले फॉर्म हुआ कौन सबसे बाद में ये बताना था। पंजाब जो है 1966 में फॉर्म हुआ है, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड 1963 में, और सिक्किम 1975 में। इस तरह से आप ऑर्डर सेट करेंगे तो 3 1 4 2 का ऑर्डर बनेगा, और इसकी राइट क्रोनोलॉजी जो होगी वो ऑप्शन ए में गिवन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर, इसमें पूछा गया है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, बिकॉज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट वो आप ऑटोमेटिकली उस राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है ड्यू टू हिज ऑफिस। इसके बाद दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता है। इसमें स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ सही है, और इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें एसर्सन रीजंस हमें मेंशन्ड है। एसर्सन में दिया हुआ है द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम, बिल्कुल सही एसर्सन है। रीजन को देखते हैं। रीजन में मेंशन है कि द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1961 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी बिल्कुल सही है रीजन, लेकिन दोस्तों ये एसर्सन को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बिकॉज लगा के आप चेक करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं आएगा, और जो डेट यहाँ पे मेंशन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, एसर्सन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन आप सी लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट आर नॉट करेक्टली मैच्ड, हमें नॉट बताना है कि कौन इसमें से सही मैच नहीं है। आप देखेंगे पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज होता ही है, पार्ट 6 में स्टेट के बारे में बताया जाता है, उसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं,
बट पार्ट 11 में म्यूनिसिपैलिटीज नहीं है, ये आपका रॉन्ग है और हमसे नॉट करेक्टली मैच पूछा था। इसका राइट आंसर ओनली 3 होना चाहिए दोस्तों, तो ओनली 3 ऑप्शन डी में गिवन है और यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। देखिए दोस्तों, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट कभी भी आता है तो उसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ही प्रिपेयर करता है। इसका ऑप्शन ओनली 3 ही होगा, ओनली 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसमें आपसे पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेटअप टुगेदर आर पॉपुलरली नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस, बिल्कुल सही है। इसी को नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ रखा गया था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हेड क्वार्टर दिया है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क, जो कि गलत है। वाशिंगटन डीसी में ही दोनों का हेड क्वार्टर है, न्यूयॉर्क ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा ओनली स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 1 ही सिर्फ सही है, ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो राज्यसभा की सीट्स हमें बतानी है स्टेट्स की को लेके। तो देखिए, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जितने भी डेटा होते हैं, राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट, ये सब आपको याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों, वो है 19, आपको यहाँ लगाना है। इसके बाद दोस्तों, जो कर्नाटका है, इसके अंदर सीटों की संख्या जो है 12 है। इसके बाद जो बिहार है, इसके अंदर सीटों की संख्या 16 है और तमिलनाडु के अंदर सीटों की संख्या जो दोस्तों है वो 18 है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रोविजन है दोस्तों, वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 109 में नहीं मेंशन है, आर्टिकल 108 में मेंशन है, इसलिए इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अगला स्टेटमेंट जो है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नहीं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, नीदर 1 और नॉट 2। इस तरह से देख सकते हैं आप, इतने ही पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे यूपी पीसीएस प्री 2025 के एग्जाम में, जिनकी संख्या लगभग 20 से 21 के बराबर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स भी जो यूपी पीसीएस का होगा या बीपीएससी का होगा उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह के पैटर्न्स के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।